नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और बिहार अपडेट में आपका स्वागत है। बिहार में जो चुनावी बिगुल बज रहा था, अब धीरे धीरे युद्ध के शंखनाद में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां खुद पारिवारिक विवाद जो है वो आमने सामने खड़ा हुआ दिख रहा है, वहीं आज आरजेडी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूदती हुई नजर आ रही है और नीतीश सरकार के खिलाफ एक एक कह कि शंखनाद उन्होंने बजा दिया है। आज आरजेडी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि रात के 9 बजे लोग अपने अपने घरों के लाइट्स बंद करके बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, जो तमाम फेलियर है सरकार के बाढ़ से लेके कोरोना तक, उसके खिलाफ एकजुट खड़े हो जाएं और घर में दिए या लालटेन जलाएं। बता दें कि लालटेन उनका चुनावी चिन्ह भी है। इधर ऐश्वर्या, जो कि लालू परिवार की बहू हैं, वो उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो तेज प्रताप यानी कि अपने पति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इस बीच में नीतीश सरकार की तरफ से अब चुनावी घोषणाएं तो हो ही रही हैं। चिराग धीरे धीरे ज्वालामुखी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तमाम जो घटनाएं बिहार में जो सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं, इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी हैं और सोशल मीडिया के जानकार मनीष वस्त जी हैं। रवि सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। बातें बहुत तेजी की होंगी और जो चुनावी सरगर्मियां हो रही हैं, जो राजनीतिक तनाव वहां खिंच रहा है, वो इस स्टूडियो में भी थोड़ा बहुत नजर आएगा। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे बात करना चाहूंगी कि आखिर सोशल मीडिया पे ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो बिहार की जनता को लुभा रही है और सबसे ज्यादा ट्रेंड में जा रही है? जी, अभी तो चर्चा में जहाँ तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि आज रात 9:09 पे तमाम लोगों से आग्रह किया है कि अपने घरों की बत्तियों को बंद रखें और लालटेन, दिया और मोमबत्ती जलाकर बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार सरकार का विरोध करें। और एक हैशटैग भी उन्होंने ट्रेंड करने की कोशिश की है, बिहार बेरोजगार बदलो सरकार। इसकी चर्चा सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे, फेसबुक पे है। कई लोग इसके विरोध में भी लिख रहे हैं, कई लोग पक्ष में लिख रहे हैं। जो विरोध में लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस बिहार को अंधेरे में ढकेलने वाले तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव थे, वही तेजस्वी आज फिर अंधेरे का आह्वान कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस राजद ने सदैव, लालू यादव ने सदैव टेक्नोलॉजी का विरोध किया, हमेशा जिन्होंने आईटी का विरोध किया, आज उन्हीं के पुत्र आईटी माध्यमों से, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का आह्वान कर रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 15 वर्षों तक बिहार को अंधेरे में रखा। कुल मिलाकर ये चर्चा है। दूसरी चर्चा ऐश्वर्या राय की है, जिनके पिता चंद्रिका राय ने घोषणा किया है कि ऐश्वर्या राय तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि ऐश्वर्या राय की अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी मर्जी है, वो अगर चाहे तो चुनाव लड़ सकती है, उन्हें ना हम रोकेंगे ना कोई रोकने वाला है। इसके अलावा चिराग पासवान चर्चा में है। चिराग पासवान की संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि लोजपा नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ अपने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उसमें बेसिकली चर्चा ये है कि उस मीटिंग से पहले अमित शाह का भी उनके पास फोन शायद आया था और उन्होंने भी मनाने की कोशिश की। हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ उनके तेवर तो नरम पड़े हैं, लेकिन वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। ऐसा पहले भी हो चुका है। एक खबर ये भी चल रही है कि 2005 में जब बिहार में इलेक्शन हो रहे थे, तो उस समय रामविलास पासवान केंद्र सरकार में कांग्रेस के सहयोगी थे और मंत्री थे। लेकिन जब बिहार चुनाव की बारी आई तो उन्होंने राजद के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किया था। हालांकि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और बाद में जब चुनाव हुए तो निश्चित तौर पर लोजपा को उस चीज का फायदा मिला। 29 विधायक उनके जीत के आए। हालांकि उस समय सरकार बनी नहीं, राष्ट्रपति शासन लग गया और रामविलास पासवान अपने इस पे अड़े रहे कि वो किसी का साथ नहीं देंगे। उनके पास चाबी है, उनके कुछ मांगे थी, जैसे कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो हो सकता है शायद फिर से वो दोहराया जाए बिहार में
ऐसी संभावना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका। रवि सर, काफी उठापटक चल रहा है, किस तरह से ले रहे हैं इतनी ज्यादा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो या ये एनडीए की गठबंधन हो, हर जगह पे एक बवाल सा मचा हुआ नजर आ रहा है। हर कोई अपने अपने अपर हैंड के साथ आगे आकर इस बिहार के जो चुनावी मैदान है उसमें अपनी अपनी अपना एकल छात्र क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे ले रहे हैं चिराग के इस मूड को और आरजेडी के इस आह्वान को? देखिए, आरजेडी के इस आह्वान को तो रात में जब 9 बजेंगे तो पटना का जो बिहार का नज़ारा होगा, खासतौर पर पटना का, लोग कितनी लाइटें बंद करते हैं और कितनी लाइटें जवाब में जलाते हैं, ये शाम को 9 बजे से लेकर 9:09 तक हम खुद देख पाएंगे। आरजेडी एक काडर बेस्ड पार्टी रही है, हालांकि अब उसका काडर बिखरा हुआ है, क्योंकि आरजेडी का जो युवा नेतृत्व है वो अपने पुराने वफादारों को संभाल के उनकी 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 जो इज्जत होनी चाहिए उस तरह से उनको नहीं संभाल पा रहा है। बहरहाल फिर भी जब रात के 9 बजेंगे तो तेजस्वी यादव का तेज वहाँ लालटेनों के रूप में कितना जगमगाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एलजेपी की जहां तक बात है तो मनीष ने जैसा बताया कि 2005 में जो उनके पिता का जो फॉर्मूला था वो उन्होंने 2005 के विधानसभा चुनाव में वहां अप्लाई किया था कि बिल्कुल केंद्र में वे सरकार में शामिल थे, और बिहार में जब चुनाव हुए तो उन्होंने आरजेडी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कई उम्मीदवार उतारे थे, और उस वजह से शायद आज सत्ता का खेल पूरी तरीके से बिगड़ गया था। बाद में फिर दोबारा चुनाव कराने पड़े थे बिहार में इस बार। लेकिन ऐसा अगर होता है तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी के कुनबे के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप एक तरफ से तीनों साथ होने का दावा कर रहे हैं और फिर वहीं पे अगर जीतन राम मांझी वो अगर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दें और एलजेपी अगर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर देगा तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं राजस्थान की भाषा में भितरगात जैसा हो जाएगा। मतलब आप एक दूसरे के लोगों को ही कत्लेआम करेंगे, तो ये तो रणनीति मुझे लगता है उल्टी पड़ सकती है। और इसीलिए जैसा कि मनीष ने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष ने या बीजेपी के जो बड़े लोग हैं वे अब चिराग पासवान से बातचीत का रुख अपना रहे हैं, और ये रुख नहीं अपनाना पड़ेगा, चिराग पासवान को बाकायदा साथ बिठाकर बड़ी गंभीरता से मनन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते में चुनाव आयोग को बाकायदा चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करनी है, और 29 नवंबर तक, क्योंकि कार्यकाल है बिहार विधानसभा का, तब तक चुनाव का कार्यक्रम संपन्न भी होना है। तो ये जो घर की लड़ाई है कम से कम सत्तारूढ़ गठबंधन की, तथाकथित गठबंधन हम कहें, क्योंकि एलजेपी भी ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो जेडीयू के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, हमारा तो बीजेपी के साथ गठबंधन है। उधर कंपेरेबली अगर हम दलित और महादलित वोटों में जो सेंध लगाने की क्षमता रखने वाले जीतन राम मांझी हैं, अगर उनका हम देखें तो वो कह रहे हैं हमने जेडीयू के साथ समझौता किया है, तालमेल किया है, बीजेपी के साथ नहीं किया। ये स्थिति मुझे लगता है ये बहुत जो बड़ी गांठ न बन जाए, इससे पहले बीजेपी के जो स्टालवर्ट्स हैं उनको कम से कम ये सुलझाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इस दिशा में कोई अच्छी ठोस पहल बीजेपी की तरफ से होने वाली। लेकिन अगर कोई मन ही बना ले तो क्या कहा जाए, क्योंकि 2005 की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान उस वक्त में अपना दमखम दिखाना चाहते थे कि बिहार में मुझे एक बस छोटी सी पार्टी ना समझकर दरकिनार करने की कोशिश न की जाए। मैं वो हूं कि जब सामने आता हूं तो किंग मेकर बनने का भी दम रखता हूं। अगर ये मन बनाकर अगर वो उतरते हैं मैदान में तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? घटक दल में अगर देखें तो बीजेपी को या जेडीयू को या पूरे एनडीए को, और इसका फायदा विपक्ष को ज्यादा पहुंच सकता है, जिसको हम महागठबंधन कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही सवाल है नीता जी। देखिए, जब आपस में लोग लड़ते हैं, परिवार के लोग लड़ते हैं, तो परिवार कमजोर होता ही है, और ये
चाहे हम किसी सियासी गठजोड़ की बात कर लें या किसी संयुक्त परिवार की बात कर लें, ये अगर परिवार के अंदर से लड़ाई हो रही है तो जाहिर है कि परिवार की स्थिति सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कमजोर ही हुआ करती है। तो कम से कम गठबंधन को इसका बहुत फायदा तो नहीं होगा। अब सवाल ये है कि जो 3 बड़े घटक दल हैं, 4 मान लें हम, जीतन राम मांझी को भी अगर मान लेते हैं, तो 4 लोग अगर 2 बिल्कुल आपस में क्रॉस फायरिंग करेंगे तो जाहिर है कि अब जो सवाल आपका है कि जेडीयू को इससे ज्यादा नुकसान होगा या बीजेपी को, मुझे लगता है कि जेडीयू को नुकसान इसमें कहीं ज्यादा होगा। और अंततः क्योंकि एक गठबंधन का जो मजबूत धड़ा है, अगर उसे नुकसान पहुंचता है तो आखिरी तौर पर पूरे गठबंधन को ही एक तरह से नुकसान पहुंचता है। और चुनाव बाद के समीकरण इस अकेली परिघटना से अगर इसे रोक नहीं गया तो बहुत अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि अब हमने महाराष्ट्र में तो बहुत ही जो मॉडल देखा है, गठबंधन के साथ जो पार्टियां लड़ी उन्होंने बाद में सरकार नहीं बनाई, जो जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई। तो बेहतर है, मुझे लगता है कि ये जो अंतर कलह है इसको बाहर ही सुलझा लिया जाए, इसकी गांठें। लेकिन आपने जैसे कहा कि मन बना ही लिया है अगर 143 सीट पर, क्योंकि बहुत शुरुआत से ये बात होती आ रही है और चिराग पासवान या रामविलास पासवान लगातार स्वास्थ्य की स्थितियों को लेकर, बाढ़ की स्थितियों को लेकर और दूसरे कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं अंदर से ये बात भी बिल्कुल सामने आ गई है, जैसा कि बीजेपी के जो भूपेंद्र यादव ने जैसे कहा, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भाई हमारे गठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन एलजेपी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। और अगर ये बात, हाँ, तैयार नहीं है, और अगर ये बात बढ़ती है तो फिर मुझे लगता है कि जेडीयू को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन फिर सत्तारूढ़ गठबंधन के समीकरण चुनाव बाद के कुछ बदल भी सकते हैं। एक बात जो बार बार देखी जा रही है, हालांकि तेजस्वी को एक बच्चा लीडर समझा जा रहा था नीतीश कुमार के सामने, यंग लीडर नहीं कहें, लोग उनको बच्चे की तरह आंक रहे थे, लेकिन तेजस्वी बार बार इस चुनाव को मुद्दों पे ले जाना चाहते हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे सुविधा हो या शिक्षा हो, इस पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उनके जितने भी भाषण फिलहाल आ रहे हैं उसमें उनके 3 ही लाइन है जिसके दम पे वो इस चुनाव को लड़ने की बात सामने रख रहे हैं। उसमें से है करप्शन, क्राइम एंड कम्युनलिज्म। मतलब कि उनको अपराध और भ्रष्टाचार और के साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इसीलिए वो इस बिहार के इस चुनाव को एक नई दिशा देना चाहते हैं इसके खिलाफ, और उसमें साथ मांग रहे हैं। तो कितना ये जो वाइस वर्सा चल रहा है, करप्शन, कम्युनलिज्म एंड क्राइम वर्सेस डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड फैसिलिटेशन, उसको लेकर के क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा है जो जनता को ज्यादा छुएगा, और उसमें जो भी दल उसमें अगर आता है तो उसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है और जनता उस पर ट्रस्ट कर सकती है? देखिए, जाहिर है कि आपने जैसे कहा कि तेजस्वी यादव लगातार अपने ट्वीट में या वो बाढ़ राहत के कामों में लगे हुए दिखाई देना चाहते हैं, लगातार अपने ट्वीट्स में वे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं का चरमराते जाना, बहुत सारे जो बुनियादी मसले हैं, बिहार की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो आज़ादी के 7 दशक बाद तक भी कोई बहुत आमूलचूल, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों या फिर 15 साल तेजस्वी यादव के माता पिता के नेतृत्व वाली सरकारें रही हों, या 15 साल अब ये जो नया एनडीए गठबंधन का नेतृत्व बिहार में रहा हो, तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन ना तो रोजगार की दिशा में हम देखते हैं हो पाए हैं, ना बिहार का औद्योगिकरण हुआ है। बाढ़ करीब करीब हर साल इसी मौसम में वहां भयंकर त्रासदी, तबाही, बर्बादी मचाती रही है। तो जाहिर है कि इस समय जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। तो कोरोना जैसी महामारी है, ऊपर से स्वास्थ्य सेवाओं का बुरी तरह चरमराया हुआ स्वरूप है, बाढ़ ने इस बार कुछ ज्यादा ही बिहार के लोगों को तंग किया हुआ है। तो जाहिर है कि ऐसे में विपक्ष की जो धारदार आवाज होती है वो जनता को अक्सर
है। लेकिन आरजेडी के अंदर जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग, चंद्रिका राय जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, और 6-7 एमएलए, 6-7 पार्षद जिस तरीके से आरजेडी छोड़ के आरजेडी में एक तरह से भगदड़ जिस तरह से मची हुई है, उसे देखते हुए सैद्धांतिक तौर पर तो हम ये मान सकते हैं कि बिहार के लोगों के सामने तेजस्वी यादव एक युवा विकल्प के तौर पर चुनौती दे रहे को। लेकिन जो अंदरूनी जो हालात हैं आरजेडी के इस समय के, उसे देखते हुए लगता है कि उन्हें पहले पार्टी को थोड़ा सा और सुदृढ़ अंदरूनी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गठबंधन की बात है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की। वहां हम केवल आरजेडी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा पारिवारिक समीकरणों को भी साधना पड़ेगा, सामाजिक समीकरणों को भी साधना पड़ेगा अपने पक्ष में, और तभी वे राजनीतिक समीकरण अपने पक्ष में कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के सामने मुझे लगता है अनीता कि सबसे बेहतर जो स्थिति है वो उनकी अपनी ताकत की वजह से नहीं है। वो 15 साल की नीतीश कुमार सरकार की जो स्वाभाविक इनकम्बेंसी है, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत इस समय मुझे लगती है। और कोरोना ने उस ताकत को, उनकी कोरोना जनित जो अव्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर पैदा हुई हैं, सामने आ रही हैं, मीडिया में दिखाई दे रही हैं, उनकी वजह से तेजस्वी यादव को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन उन्हें अपना घर इंटैक्ट रखना पड़ेगा, अपने भाई तेज प्रताप यादव की जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी, और न केवल जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी, उनकी जो कारदारियां हैं, उन अपने समर्थकों के लिए टिक करने की जो प्रक्रिया है, और भी बहुत सारी जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन पर रोक लगानी पड़ेगी। और जो वरिष्ठ नेता हैं, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने में, तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनको पूरा सम्मान, आदर देना पड़ेगा। और साथ ही जो, चूंकि जेडीयू 15 साल का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है, तो आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने एक बार बहुत सभी को चौंकाते हुए बिहार के लोगों से ये कहा था कि जो 15 साल हमारे माता पिता की सरकार रही, वहां सामाजिक न्याय विकास नहीं हो पाया, वो सामाजिक न्याय का दौर था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम छोटे। तो उनको शायद ये आकलन कर लेना चाहिए कि ये स्वर जो उन्होंने पहले एक बार बोला है, क्या उन्हें अब और दोहराना है, क्या उन्हें इसका भी फायदा मिलेगा? अकेले सरकार की इनकम्बेंसी से आप सरकार नहीं बनाने वाले। बिल्कुल सही कहा आपने रवि सर। मनीष, बतौर युवा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार अगर बिहार में देखे तो युवा वोटर्स काफी ज्यादा, यंग वोटर्स जो है, फर्स्ट टाइमर की अगर बात करें तो 80 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइमर्स हैं, और 20 साल से 30 साल की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर हैं, और यदि देखें तो 30 से 40 के बीच में भी लगभग 2 करोड़ हैं। तो ये ऐसे होते हैं जिनको की विचारधारा कम और सुविधा और अपनी जो एक यंग एस्पिरेशन एंड स्पार्कलिंग लाइफ जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे में युवा झुकाव किस तरफ दिख रहा है? क्या वो एक विश्वस्त नीतीश की सरकार चाह रहे हैं, या इस तरह से हवाओं में घूमते हुए एक युवा नेता चाह रहे हैं जिसके पास बातें तो बहुत ज्यादा है लेकिन विजन उसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है? जी, अगर देखिए, अगर युवा की बिहार और यंग वोटर की बात की जाए तो इसमें एक सबसे बड़ा कारण बिहार में जब भी वोटिंग की बात होती है तो उनके दिमाग में शुरू से ही एक चीज बैठा होता है। आज भी बिहार इस चीज से बाहर नहीं निकला है, वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के कारण निश्चित तौर पर युवाओं का वोट भी इफेक्ट करेगा। जो कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए तेजस्वी यादव हीरो है, कई लोग ऐसे हैं जिनके जो भाजपा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। लेकिन एक बड़ा फैक्टर और चीज है, एक बड़ी बात और चीज है जो बार बार मैं चर्चा करता हूँ, ये शराबबंदी के कारण एक बहुत बड़े युवा का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है, जो नए वोटर का ग्रुप है, जिनको एक तरह से आप कह सकते हैं, हालांकि ये कागजों में नहीं है लेकिन इन्होंने एक रोजगार रूप में इसको एक किया है। ठीक है, जो अवैध शराब का धंधा है उसमें से नए वोटर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक आरोप नहीं है, एक बेसिकली आप जब बिहार में इस बात पर सर्वे करेंगे आपको पता चल जाएगा किस ग्रुप के लोग 100, 150, 200 रुपए के लिए
शराब की जो होम डिलीवरी बिहार में हो रही है उसमें युवाओं का बड़ा योगदान है। तो निश्चित तौर पे अगर वोटिंग की बात आएगी तो वो वोट नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा। दूसरी बात, बिहार में जब ऐसे वोटर भी हैं, सारे युवा तो है नहीं जो शराब के धंधे में लगे हों या जो इस तरह के गैर कानूनी काम में लगे हों, लेकिन जब जो पढ़े लिखे युवा हैं वो निश्चित तौर पे 2005 के पहले का शासन और अभी के शासन में अंतर जरूर देखेंगे। जो पढ़ते हैं, जो किताबों को पढ़ते हैं, वो इस चीज की तुलना जरूर करेंगे। मेरे पास एक डाटा है, मैंने कहीं पढ़ा था, संतोष मैथ्यू हैं IAS, शायद वो अभी हैं, रिटायर कर गए हैं। उनकी एक बुक थी स्टेट इन कैपेसिटी बाय डिजाइन, अंडरस्टैंडिंग द बिहार स्टोरी। उसमें लिखते हैं कि जब पूरे भारत में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 1/30 होना चाहिए, उस समय लालू यादव के समय में 1/122 था। तो अभी और वही अभी नीतीश कुमार के समय में देखा जाए तो वो 1/38 है। तो इस चीज को जो पढ़े लिखे युवा हैं निश्चित तौर पे इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम जो है बिहार में, वो लालू के समय में उसका लूप होल जो था वो 91% था, अभी 10% है। अभी जन वितरण के माध्यम से अनाज की पहुंच लगभग घरों में हो गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सब फैक्टर जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी है या जो पढ़ रहे हैं, जिनको चीजों का ज्ञान है, वो निश्चित तौर पर इस तरह का कंपैरिजन करके ही अपना वोट कहीं डालेंगे। तो युवाओं का यही हिसाब किताब। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कुल मिला के जो बड़ी संख्या है युवाओं की, वो किसी न किसी वजह से नीतीश कुमार के साथ बंधा हुआ है। रवि सर, एक छोटी सी टिप्पणी रवि सर। हाँ, मुझे कि ये युवा फैक्टर, जो कि युवा नेता भले कहे जा रहे हो तेजस्वी यादव, लेकिन जो युवा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं नीतीश के साथ किसी न किसी वजह से बंधा हुआ नजर आ रहा है। कितना बड़ा की रोल प्ले कर सकता है इस बार के चुनाव में वो? यकीनन अनीता, जैसे कि आंकड़े आपने गिनाए, युवा शक्ति बिहार में अगर चाहे तो बिल्कुल सामाजिक परिवर्तन कर सकती है, और अगर चाहे तो सत्तारूढ़ गठबंधन को, जिसके के आसार नजर आ रहे हैं, भारी बहुमत से एक बार और सत्तारूढ़ कर सकता है। क्योंकि युवा के अंदर एक उत्साह, जोश जो होता है। अब सवाल ये है, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक सवाल, जब शराबबंदी का जिक्र मनीष ने किया, तो शराबबंदी का क्या इतना असर है कि वहां पर जो अधिकांश युवा है वो अपना रोजगार कमाने के लिए वो होम डिलीवरी जैसे गैर कानूनी धंधे पर लगा हुआ है? और अगर गैर कानूनी धंधे पर लगा हुआ है तो क्या पुलिस उसे नहीं पकड़ रही? तो इस वजह से वो सरकार के पक्ष में है, सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में है कि वो धड़ल्ले से शराब का कारोबार कर पा रहा है। जो पहले ठेकों से होता था, अब वो जन वितरण प्रणाली समानांतर रूप से खड़ी हो गई है। तो अगर ऐसा है तो फिर युवा इस वजह से अगर नीतीश कुमार सरकार को पसंद करता है, तो फिर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए, पूरे बिहार के, हाँ, फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण होगी। भले ही उस युवा का फायदा नीतीश कुमार को हो, लेकिन ये पूरे बिहार के लिए सामाजिक तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आज का जो हमारा बहस था वो एक तेज तरार युवा नेता वर्सेस एक मजे हुए नेता नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी के बीच का लगभग था। और आज ये साफ हो जाएगा कि जब बत्तियां जलेंगी या लालटेन जलेगा, बिहार लालटेन के साए के साथ आगे बढ़ना चाहता है या तकनीकी की संचार के साथ वो विकास के रास्ते पे जाना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचार साझा करने के लिए हमें कमेंट जरूर करें, और आप अपने विचार ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। आपको किन मुद्दों पे बातचीत करनी है ये भी जरूर हमें बताएं। नमस्कार। रवि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ होने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।